फाउंडेशन ने फिर ऐड हो जाए हीरा हीरा को निकाल दिया आगे हीरा दोबारा वापस दोबारा आ जाएगा। XYZ के नाम से एक और आया तो था। जी बेटा उसामा ये ज्वाइन कर लिया या नहीं किया अभी, जिसका मैं आंसर कर रहा था। जी वैस आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी सर थैंक यू। एक्चुअली मेरा वो चल रहा था क्वेश्चन, वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने भी पिछले दिनों ना एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई है एशरे। अब उसके हमें ना डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्रेंसेस आती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आती हैं कुवैत में, सिंगापुर में, इंडिया में। तो क्या हम उन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें, वहां जाएं, उससे कोई हमें फायदा होगा? क्योंकि कभी कभार वो होस्टिंग की भी हमें ऑफर करते हैं। और नहीं इन रिसेंट एक लेबनानी भी आ रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एनएफसी में। तो इसको हम किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे अपनी जो है प्रोफाइल में? यार अगर तो देखो कॉन्फ्रेंस, मैं ये कहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस या एक फॉरेन ट्रिप आपकी वो ग्रूमिंग कर जाता है जो आपकी शायद पूरी डिग्री भी ना कर सके, ठीक है। तो अगर तो आप पैसे लगा सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कौन सा आपको किसी ने फंड करना है, उसके ऊपर आपने अपने पैसे लगा के जाना ना। तो उसको मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर आपने 3-4 लाख रुपया लगा के या 2-3 लाख लगा के अगर आपने घूमने फिरने के लिए जाना है ना, तो वो तो बेस्ट है। अब उस 2-3-4 लाख लगाने के बाद आपका जो प्रोफाइल है ना वो एकदम एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, ठीक है। तो उसमें फिर जब आप किसी सुपरवाइजर को ये ईमेल करेंगे कि भाई मेरा ये भी जो है वो फॉरेन ट्रिप हुआ हुआ है मेरा मेरा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जो है वो आपको ना इस चीज़ की इस चीज़ की वेटेज मिलती है आप लोगों को। अब लाइक जैसे आपने एशरे का नाम लिया तो आप अपनी ईमेल के अंदर देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एक बच्चा है जो कहता है कि नहीं सर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे पास अपनी 4/4 जीपीए वाली एक आउटस्टैंडिंग फीचर है, वो 4/4 वाला अपना सुपरवाइजर को इम्प्रेस कर सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलके सुपरवाइजर को इम्प्रेस करने के लिए हैं बस, ठीक है। तो मतलब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है ना वो जरूर जाएगा कॉन्फ्रेंस में, जरूर। मतलब इससे आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से, ठीक है। जी वैस और जी वैस बोलो बेटा। जी सर। अच्छा सर इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जो हम रिसर्च करते हैं, हम्म फॉर एग्जांपल अगर हम बीएस में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन निकल जाए, अगर निकल जाए वो तो एक जाहिर एक अच्छी चीज़ है। क्या हम उसी रिसर्च को एज अ एमएस में भी यूज़ कर सकते हैं, या उन्हीं को प्रपोजल भेज सकते हैं कि जिस पे हमने काम कर चुका है या काम कर रहे हैं उस पे? बेसिकली भेजना ही उसी का चाहिए, ठीक है। उसकी रीजन ये है ना कि अब आप ये देखो कि अब एक मिसाल है कि आपने 4 साल लगा के मोटरसाइकिल मैकेनिक बने हो आप, ठीक है। आपने मोटरसाइकिलों का काम सीखा है और आप कोई ऐसी जॉब आती है जिसमें उसको ट्रक मैकेनिक चाहिए, तो आप उसको जाकर कहो जी मेरे पास तो मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस है, तो वो कभी आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाह रहे होते हैं। तो अब जब आपने 4 साल अगर एक एक चीज ली है और अब आपने अपना जो बीएससी का प्रोजेक्ट है वो ऐसा किया है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस आया है, और आप अपना फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंदर अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। आप कहते हो कि जनाब मैंने एक फॉर एग्जांपल कोई जनाब फॉर एग्जांपल कोई प्लेट थी, मैंने उसका कंडेंसेशन रेट कैलकुलेट किया है, ठीक है। और उसके ऊपर जो कंडेंसेशन हो रही थी, तो वो उसके बाद जब आगे आगे एप्लीकेशन आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग की। आप ये कहो जी मेरा प्रोजेक्ट जो था वो तो कंडेंसेशन के रिलेटेड था, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग। वो कहेगा कि यार ये तो कोई पागल ही है कि इसका एक्सपीरियंस है नहीं है इस चीज के अंदर, और ये मुझे बार बार ईमेल्स भेज रहा है इस चीज के ऊपर। तो जो आपका इंटरेस्ट, जो आपकी स्पेशलिटी होती है ना, क्वेश्चन जो उसको ईमेल की जाती है ना, वो वही की जाती है। हमारे साथ एक लड़का था
रहमान चूंकि अभी पता नहीं उसने ज्वाइन किया या नहीं किया, लेकिन वो अभी तो मास्टर कर रहा है, उसको ज्यादा आइडिया होगा। हमारे साथ एक ना ईएमई कॉलेज में लड़का था, वो एज इट इज उसने अपना बैचलर का प्रोजेक्ट वहां पे प्रेजेंट किया था, उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था बस उसको, ठीक है, सिमुलेशन वगैरह ऐड करके उसने वही अपना मास्टर के अंदर जो चीज थी वो प्रेजेंट कर दी थी वहां पे। तो ये हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर आपको कितनी अलाउ करता है, कितनी इजाजत देता है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें, ठीक है वैस। और बेटा कोई आपका क्वेश्चन हो? एक सर लास्ट क्वेश्चन ये कि सर ये हमारी जो अगर इमिग्रेशन अगर चलती है आगे, लॉयर क्वेश्चन है कि हम H1B वीजा में अप्लाई करेंगे या F1 में अप्लाई करेंगे या J1 जूनियर वीजा में अप्लाई करेंगे। वाह भी वाह वैस, आपने तो पूरी स्टडी की हुई है अमेरिका के बारे में। अच्छा, उसमें ये है कि देखो, अगर आप आते हो ना यहाँ पे सुपरवाइजर के वीजे के ऊपर, तो आप मतलब स्टूडेंट वीजा के, स्टूडेंट दो वीजा होते हैं, एक F1 वीजा होता है और एक J1 वीजा होता है, ठीक है। J1 का वीजा है कि जब आप मतलब कोई एक्सटर्नल फंडिंग लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल HEC की फंडिंग है या किसी और जगह से आप फंडिंग लेके आते हैं, तो वो J1 वीजा है। J1 वीजा का मतलब ये होता है कि आपको ना अपने कंट्री में डेफिनेटली मिनिमम 2 साल के लिए जाना पड़ता है आपको, ठीक है। जो F1 वीजा है वो स्टूडेंट वीजा होता है, उसका मतलब J1 भी स्टूडेंट होता है, लेकिन F1 वो स्टूडेंट वीजा है जिसके ऊपर आपको वापस नहीं जाना पड़ता, ठीक है। उसमें ये है कि आपको इन्होंने 2 महीने का टाइम देना है, 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको जॉब मिल जाए, यहाँ पे तो एक दिन के अंदर जॉब मिल जाती है, 2 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। इसमें जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन करीब आती है तो आपके पास इतनी कंपनीज आती हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो तो ढूंढ रही होती है कि कोई बच्चा PhD का पास आउट हो और हम उसको इंडस्ट्री में जॉब दें अपनी, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो H1B वीजा वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे H1B वीजा इज जस्ट लाइक अ ग्रीन कार्ड है आपका यहाँ, ठीक है। तो वो आपने जब यहाँ पे आना है तो आपने F वीजा पे आना है, दैट्स इट, J1 पे नहीं आना आपने। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। जी बेटा, और आपका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा सर, वो इसलिए वजह से मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आया कि ना द लास्ट ईयर मैं ना सेलेक्ट हो गया था यू ग्रेड में एज अ अल्टरनेटिव कैंडिडेट ऑफ हम्म, यू ग्रेड जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। लेकिन हम्म। वो अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका। तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज है। बाकी थैंक यू सो मच, अभी तक सारी क्वेश्चन क्यूरीज क्लियर हैं। बाकी आपको थोड़ा सा ईमेल्स पे तंग करते रहेंगे तो वो आप जो है, थैंक यू सो मच। नहीं बाकी ये मुझे, कि सर इंटर्नशिप, हाँ बताएं बताएं, शाबाश। इंटर्नशिप्स का क्या? बाकी ये सर मैं पूछना चाह रहा था कि फॉरेन इंटर्नशिप जो आती हैं इनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए या इनको करना चाहिए ग्रैप, या अपना लोकल में रहना चाहिए, या मास्टर्स पे फोकस रखना चाहिए। नहीं नहीं, यार देखो, अगर आप यहाँ की फॉरेन इंटर्नशिप कर लेते हो ना कोई, तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल बड़ा फायदा हो जाता है। देखो, अगर जो जॉब में इंटरेस्टेड है ना, उनको तो चाहिए कि फॉरेन इंटर्नशिप करके जाए वो कोई ना कोई, और मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। और उनका तरीका सिर्फ यही है कि कभी मैं इंशाल्लाह ताला अभी कभी नेक्स्ट टाइम मिला ना, तो मैं आपको इंटर्नशिप्स के बारे में बताऊंगा कि इंटर्नशिप कैसे आपने यहाँ पे ग्रैब करनी है, ठीक है। लेकिन वो आपको करनी चाहिए, अगर कोई मिलती है ना तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। डिपेंड करता है फिर कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आप एकेडमिक की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, एकेडमिक्स की तरफ आना चाहते हैं या आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको उन इंटर्नशिप्स का मे बी, लेकिन ये ट्रेंड जो है ये अमेरिका के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है और आप स्टिल एकेडमिक्स में रहना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की तकरीबन 100% इंडस्ट्री में रिसर्च है। कोई ऐसी इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे रिसर्च नहीं हो रही। तो उसमें अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है तो वो सोने पे सुहागा होता है, वो आपको ना मतलब वो उसकी प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मिलती है, देखो पाकिस्तान में भी अगर आपने लेनी तो वो भी रेफरेंस पे ही है, ठीक है। तो इससे अच्छा नहीं है कि अपनी एफर्ट करके आप किसी फॉरेन कंट्री से कर लें इंटर्नशिप। इंडियंस आते हैं यहाँ पे, वो करके जाते हैं, अपनी किसी लैब के अंदर इंटर्नशिप कर ली उन्होंने, तो वो मैं कहता हूँ कि आपको पूरी डिग्री उतना नहीं सिखाती जितना आपको एक फॉरेन ट्रिप सिखा जाता है, ठीक है वैस। ऑल ऑल यू डन? यस सर, थैंक यू सो मच, कम्प्लीटली डन। ऑलराइट। अच्छा जी, आगे मैं, ये मोहम्मद अहमद है, इसको अनम्यूट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी अहमद बेटा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ये सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया। हम्म। एंड आई एम रियली सॉरी कि पिछले थोड़ी देर से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है लोग कुछ बच्चों की तरफ से। तो सर मैंने आपसे ये सवाल करना था कि जैसे अभी आपने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस और फॉरेन टूर्स आप कर लें तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद हैं। इसी तरह जो है वॉलंटियर प्रोग्राम्स आते हैं कुछ, आपको पता होगा वॉलंटियर प्रोग्राम्स के बारे में। डिफरेंट कंट्रीज में जाके आप उधर वॉलंटियर करते हैं अपने आप को किसी भी वर्क के अंदर, उधर मतलब सोशल एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को जो है वो अप्लाई करते हैं, उधर वॉलंटियर करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी मतलब मुफीद होते हैं इधर फॉरेन, इधर क्या कहते हैं इस तरह अमेरिका वगैरह में अप्लाई करने के लिए। नहीं, अब उसमें डिपेंड करता है। अब आप फर्ज करें वॉलंटरीली आपने कुछ अपनी फर्ज करें, ये मिसाल है कि किसी आपने रिहैबिलिटेशन के अंदर किसी कोई प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, ठीक है। अब आप आपके सुपरवाइजर को बंदा चाहिए ही ट्रांसफर का, तो आप उसको ईमेल के अंदर लिखते हैं जी मैं रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के अंदर भी काम करके आया हूँ। तो अब ये चीज देखो, अल्टीमेटली आपने सारी चीजों को जोड़ना पता किस चीज पे है कि अगर आपने आगे एमएससी पीएचडी करनी है, क्योंकि ये जो हम सेशन कर रहे हैं ना, ये टिपिकली हम एडमिशंस के रिलेटेड कर रहे हैं चीजों के बारे में, ठीक है। तो जितनी मतलब आपने एडमिशन लेने के लिए आपको कोई सुपरवाइजर कैश करना पड़ेगा, सुपरवाइजर को कैश करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये सुपरवाइजर को कैश करने वाले। तो उसमें अब ये जो चीज है, मैं ये नहीं कहता कि इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर अगर आपको आपको वो चीज फंडिंग के ऊपर मिल रही है, ठीक है, आप आपको वो पैसे भी देंगे और आपसे वो अपना जो वो काम है प्रोजेक्ट का वो भी करवाएंगे, तो दैट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि जैसे मैंने वैस को पहले कहा कि अगर आपने अपने पैसे लगा के जाना है, तो वो कॉन्फ्रेंस के अंदर हो सकता है कि आपको वापस आके कुछ ना फायदा हो उस चीज का। क्यों? क्योंकि आप वो गई इस नीयत से हो कि भाई मैंने मैंने वहां पे घूम फिर के वापस आना है। जब आप वापस आओगे ना, वापस आके हो सकता है कि आपको उसका कोई फायदा ना हो, लेकिन उसका फायदा जब आप सुपरवाइजर को ईमेल लिखोगे ना, उस जगह पे आपको सुपरवाइजर मतलब वो एक एक्स्ट्रा एक एलिमेंट बन जाएगा आपकी ईमेल का, जो कि आपकी ईमेल को दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंस थोड़ा सा वो दिलाएगा। तो ये चीज मतलब उसके अंदर आती है। तो इसका फायदा है भी अगर आपको फंडिंग मिल रही है, और अगर आपने पैसे लगा के जाना तो फिर मेरे ख्याल में उससे अच्छा है कि आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर लें। ये मेरी थैंक यू सर, यही पूछना हूँ। है। जी मतलब बाकी आई डोंट नो कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे जी सर, मैंने ये भी सवाल करना था कि आपने जैसे कहा कि अब हमें एनएफसी को तकरीबन नवंबर में जाके जो है ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। हैं। तो आपने जैसे कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है अमेरिका के अंदर, तो फिर उसना तो हमारा एडमिशन इस साल का रह जाएगा, फिर हमें एक साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली ये इसके बारे में जब मेरी कॉल खत्म होगी तो फिर आप रहमान से पूछ लेना, क्योंकि रहमान लोगों का जो सेशन था उससे पहले मेरे ख्याल में शायद फजल करीम नहीं है यहाँ पे, 2016 का बैच का वो बच्चा है। तो आ, 2016 वाले जो जो बैच थे उनके एडमिशंस माजरत के साथ नस्ट में भी रह गए थे। आप तो अमेरिका की बात कर रहे हो ना, उनके नस्ट में भी रह गए थे। तो 2017 के लिए हमने फिर ये स्पेशली ट्राई की थी, इन लोगों का जैसे ये इधर से पास आउट हो, ये उधर अपने एमएस के अंदर जाके खड़े हो जाए, ठीक है। तो आगे मुझे 2018 का नहीं पता कि मतलब उनका क्या सीन बना आगे, लेकिन 2017 तो हमने बिल्कुल टाइम पे पास आउट कर दिया था उस टाइम। तो ये अनफॉर्चुनेटली है ऐसा, और ऐसा ही है मतलब ये इसको ये थिंग्स इम्प्रूव हो सकती हैं अगर करना चाहे कोई। अच्छा सर, ये पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है थोड़े से खराब हैं, तो इधर वीज़ा मतलब स्टूडेंट्स को मिल जाता है? एडमिशन्स तो हो जाते होंगे लेकिन वीज़ा मिल जाता है स्टूडेंट्स को? अच्छा, अमेरिका के अंदर चूंकि ये सेशन हम कर ही अमेरिका के लिए रहे हैं, तो अमेरिका का वीजा बहुत इजीली मिल जाता है, एडमिशन नहीं मिलता यहाँ पे। अगर आप हाथ में 40 लाख लेके भी आएंगे ना, तब भी एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। वो ये कहेंगे कि आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि देखो यहाँ पे एडमिशन अगर आप ये कहोगे ना कि जी मैंने फीस भी अपनी देनी है और मैंने पैसे भी अपने भरने हैं, ऊपर वाला खर्चा भी है, तो वो इम्पॉसिबल है अनटिल के किसी किसी के जो अब्बू हैं वो बिलीनियर्स हो, या किसी की अपनी इंडस्ट्री हो। यहाँ पे करोड़ों के अंदर फीसें होती हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप ये कहो कि भाई मैं पहली सेमेस्टर की सिर्फ फीस भरूंगा और उसके बाद जो ऊपर वाला खर्चा है मैं खुद निकालूंगा अपना, ठीक है। तो वो वो उस चीज में आपने ट्यूशन वेवर लेना है या आपने डिसीजन लेना है कि भाई मैं मतलब एटलीस्ट जस्ट फर्स्ट फीस दूंगा, उसके बाद मैंने कोई फीस नहीं लेनी। उस केस में फिर आपको एडमिशन मिलेगा और वीजा आपको मिल जाता है, उसकी टेंशन नहीं। वो डिपेंड करता है फिर कि आपकी जो जो स्टेटस है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमेरिका की आप थक्की से थक्की यूनिवर्सिटी भी उठा लेना तो वो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से अच्छी होती है,
ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई क्यूएस रैंकिंग के अंदर 2000 लेवल पे भी कोई आ रही है यूनिवर्सिटी, तो उसका भी स्टिल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर डाल देंगे अनटिल अनलेस के वो जब आप वीजा अप्लाई करोगे, क्योंकि वीजा के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अमेरिका वो बहुत कंट्री है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी चेक नहीं करेगा, तो डिपेंड करता है उसके वीजा ऑफिसर के ऊपर कि वो चेक करता है या नहीं करता। लेकिन मोस्टली मेरे केस में तो नहीं हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि इसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि जो आपके फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अब जिन स्टूडेंट्स का तो मुझे पता है जो मेरे साथ इन टच हैं, ठीक है, तो उनको मैं मना करता रहता हूँ कि यार जब आपने वीजा अप्लाई करना ना अमेरिका का, तो यहाँ पे जब आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है तो वो आपके सारे अकाउंट्स मांगते हैं, उनके जो आईडीज है ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक का है, ट्विटर का है, आपके वो लिंक्डइन का है, आपकी हर चीज़ के वो मांगते हैं। तो उसमें अगर आपने कोई इंतशार अंगेजी वाला कोई आपने मवाद अपलोड किया हुआ है, कोई आपने कोई कोई इस तरह का आपने किसी एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपके ना आपको आपके स्टेटस को डैमेज करती है। तो उसमें फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं रिजेक्ट होता आपका वीज़ा, वो आपकी अपनी वजह से रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा आपका। लेकिन वीज़ा इजीली मिल जाता है, ये कंफर्म बात है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ का वीज़ा। ठीक है मैं जी अच्छा सर, ये कॉन्फ्रेंसेज जो आप कह रहे हैं, ये मतलब इसकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे पता लगता है कॉन्फ्रेंसेज आ रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड? यार ये देखो, जब मैं था उस टाइम तो एएसएमई का होता था। मैं चूंकि अमेरिका के अंदर ही मतलब 2 मरतबा आया हूँ कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो मेरा चूंकि शुरू से एम ही ये था कि मैंने जाना ही उधर है, तो मैं इसलिए कॉन्फ्रेंस भी मैंने इधर की ही ढूंढी थी। और फिर मुझे इधर आके फिर मतलब ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, जिन लोगों को तो पता है पहले इन चीजों का, ठीक है, वो तो ये समझ रहे होंगे कि हाँ यार इन चीजों का हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो घूम घुमा के आपकी ब्रेक लग रही है ना, वो आगे जीआरई और आइल्स पे लगी। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी होती है सारी। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद अमेरिका जो है वो मतलब हमारी अब शायद वो मुट्ठी में आने वाला है बस। ठीक है। लेकिन जब वो इस प्रोसीजर में आएंगे, आते 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 जब उनको पता चलेगा कि नहीं यार, आप घूम घुमा के जो आपकी सेंटर पॉइंट पे जो ब्रेक लगनी है ना, वो लगनी है आपकी जीआरई और आइल्स के ऊपर, कि वहां पे आपको जीआरई मिनिमम 300 स्कोर और आइल्स आपका मिनिमम 6.5 आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। और फॉर गेटिंग एडमिशन, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें ये है कि अब उसमें जब आप कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर यहाँ पे आते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आया था, तो उस पर फिर ये था कि मैं जब उनको ईमेल्स वगैरह करता था, तो उसका फिर मुझे बड़ा एज मिल जाता था। तो मुझे, मैं अगर 10 प्रोफेसर को ईमेल करता था, मुझे 10 में से एटलीस्ट 7 रिप्लाई कर देते थे। तो इस वजह से कि यार ये बंदा, और ऑलरेडी फिर वो कॉन्फ्रेंस पे आपको अमेरिकन जो है ये 5 साल का वीजा दे देते हैं आपको। 5 साल में आप जब मर्जी आए जाए अमेरिका के अंदर। ठीक है। लेकिन वो यू हैव टू प्रेजेंट अ वेरी साउंड रीजन कि आप एक मरतबा तो कॉन्फ्रेंस पे आए हैं, अगली मरतबा आप किस लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये कि वो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है आपके पास, तो उसका बेनिफिट हो जाता है आपकी ईमेल। ठीक है। जी सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी जनाब, आगे मोहम्मद वसीम, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बेटा वसीम, पूछो क्वेश्चन आप अपना। हेलो वसीम। मेरे ख्याल में वसीम साहब वो लगा के शायद कहीं चले गए हैं। चलो मैं तो सिर्फ आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, आप पूछो पूछो। मेरे सारे अकाउंट सॉरी सर, मुझे अनम्यूट किया था। जी वसीम, वसीम को किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। आप 2017 वाले वसीम हो ना? जी जी सर। यार अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे उसके अंदर, मैंने कहा पता नहीं दो। सॉरी सर, वो तो सर ये आपका एक बहुत अच्छा स्टेप है कि सर ये आपने सेशन कंडक्ट किया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप माशाल्लाह से अमेरिका में हैं, तो सर ये बताइएगा कि सर आपके हिसाब से इस वक्त कौन से एरियाज पे जो रिसर्च जो आपको लग रही है कि अगर वो मैंने रिसर्च करनी है, तो सर आपको कौन सा लग रहा है कि कौन से एरियाज पे रिसर्च जो जा रही है जो आपको इजीली बेनिफिट हो सकता है कि आगे जाके आपको अगर पीआईडी स्कॉलरशिप के लिए वगैरह के लिए आप विलिंग है तो उसके आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें। हाँ अब तो ये सर जो आप आपका, जी जी,
जी सर, यानी कि वो हमें कौन से एरियाज जो हमें यानी आगे बेनिफिट्स दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि हम एक पीएचडी स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, तो हाँ इस हिसाब से थोड़ा सा गाइड। बिल्कुल, ये अब जो बीएससी वाले बच्चे हैं, मतलब बीएससी वालों के से तो ये क्वेश्चन जो है ये ऊपर वाले लेवल का है, उनके लिए तो बस यही है कि वो मिनी प्रोजेक्ट्स अपने ऐड करें। जो पर्टिकुलरली जैसे आप मास्टर के अंदर कर रहे हो ना, तो उसमें जो हॉट एरियाज है ना जो आजकल वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं, नंबर वन मैथमेटिकल मॉडलिंग का कोई भी प्रोजेक्ट उठा ले जिसके अंदर मतलब आप कोई मॉडल डेवलप करें, फिर उसका टेस्ट करें एक्सपेरिमेंटली या सिमुलेटिव बेस, सिमुलेशन नहीं सॉरी कोडिंग बेस, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल बेस जो सिमुलेशन बेस रिसर्च होती है ना, वो तो ठीक ही जाती है, लेकिन वो हल्की कंसीडर होती है यहाँ पे ना, जहाँ पे आप सिर्फ सिमुलेशन बेस सिमुलेटिव बेस अपनी रिसर्च करते हैं। तो उसमें अगर नंबर वन मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर मिल जाए वो सही है, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटल काम करना तो उसमें सबसे पहले जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या मशीन लर्निंग के रिलेटेड जो है वो बड़े हॉट एरियाज है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे फिर आपकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, मैं खुद नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, मैं तो आपने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग जी सर। मैकेनिक्स वन शायद मैंने नहीं पढ़ाई, तो उसके अंदर एक टॉपिक मैं कवर करवाया करता था, कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन, ठीक जी है। सर, हमने पढ़ी है, आपसे ही पढ़ी है। हाँ, तो उसके अंदर और वो ये जो बड़े अच्छे से कैपिलरी टॉपिक। कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब जो है, यस। यस सर। ठीक है, अब आप उसकी जो लेंथ है ना उसको आप 10 की ताकत -9 की 10 की ताकत -9 मीटर जितना छोटा कर दें आप उसको, ठीक है। जी सर। तो वो आपको आम आंख से नजर भी नहीं आएगी, बाकी उसके अंदर जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना वो इतनी, मतलब उस ट्यूब के अंदर वो ऑलमोस्ट सारी सेम जाती है जो हम बैचलर के अंदर पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। यस अब वो वो जो नैनो कोटिंग है ना किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है, जी सर। वो वो आपकी जो फ्लूइड का जो हीट ट्रांसफर रेट है ना उसको वो एक्सपोनेंशियली राइज कर देती है, ठीक है। तो ये एक बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी की एक बड़ी हॉट रिसर्च है यहाँ पे, मतलब उसके अंदर बड़ी मतलब एक स्कोप है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिमुलेटिव बेस्ड डायरेक्टली पे ना आना, आप कोई ऐसी रिसर्च उठाओ जिसके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, नंबर वन, मैटलैब इन्वॉल्व हो, कोडिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोई भी वो रिसर्च अच्छी होती है वो वाली, ठीक है। फिर ये है कि अगर आपको मशीन लर्निंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड या बायोमेडिकल के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो ऑल दोज आर गुड रिसर्च। बाकी ये वसीम के आप किसी भी एरिया में रिसर्च कर लो, ये तो मतलब एक आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, लेकिन जी सर। हर वो रिसर्च अच्छी है जिसके ऊपर आपको कमांड है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने बैचलर में बॉयलर का प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, तो यस अब सर। आप ये देखो कि क्या हम ये कहेंगे जी बॉयलर की अब दुनिया में जरूरत खत्म हो गई है, नहीं। और मतलब बॉयलर के अंदर अगर आप अपने काम को, बॉयलर के अंदर मल्टीपल एरियाज हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हो, आप फ्लूइड फ्लो के ऊपर काम कर लो, आप उसकी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर लो, उसके लॉसेस के ऊपर काम कर लो, आप कोई भी एक चीज है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट पे काम कर लो, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है ना वो अनटिल या अनलेस कि आपको उसके ऊपर पूरी कमांड है ना, जब तक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो आपका अच्छा है। क्योंकि आप देखो, अब मैंने अपने बैचलर के अंदर मैंने काम किया लुब्रिकेशन के अंदर, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है ना, मैं उसके अंदर उसको कहता हूँ कि आई हैव एक्सपर्टीज इन इट। क्यों? उसकी रीजन है कि उसके पीछे जो फ्लूइड के ऊपर जो मैथ लगना है ना, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस लगनी है, फॉर एग्जांपल लेवी-स्ट्रोक इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है, बर्जर्स इक्वेशन है, जो भी आपकी यस। इक्वेशंस, यस सर। ठीक है, वो सेम है, ठीक है। ठीक है। तो कोई भी आपकी आपकी जो फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप उसको इजीली उस नॉलेज बेस के ऊपर आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो दूसरे हैं लाइक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो मशीन लर्निंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो चीजें हैं वो बड़ी यहाँ पे इन है आजकल। तो मैं आपको मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि आप एआई के रिलेटेड कोई अगर प्रोजेक्ट मिलता है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो करो आप। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नस्ट के अंदर भी कोई ऐसा बनता होगा। हाँ, उसके उसके अलावा अगर वसीम को क्वांटिनो मैकेनिक्स के अंदर कोई आपको मिलता है ना कोई प्रोजेक्ट, क्वांटिनो मैकेनिक्स यस सर। बेसिकली, क्वांटिनो मैकेनिक्स करती क्या है बेसिकली, ये आपको थ्योरी डेवलप करके देती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अब ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं अगर 90 डिग्री में बेंड करूँ तो इसके अंदर जो स्ट्रेचेज हैं वो कैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। तो अब इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करनी है वो आपको क्वांटिनो मैकेनिक्स डेवलप करके देगी सारी, ठीक है।
तो अगर वो क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट, मतलब आपको कोई ऐसा सिस्टम हो जिसकी मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप करनी हो, जो मैं कह रहा था मॉडलिंग का प्रोजेक्ट, वो बेस्ट है, वो कर सकते हो आप। सर एक और क्वेश्चन ये है कि सर मटेरियल्स को आप कैसा देखते हैं, अगर कोई मटेरियल्स में इंटरेस्टेड हो, स्पेशली सिरामिक्स मटेरियल्स या कोई और मटेरियल्स में इंटरेस्टेड है। इवन के सर ये भी था कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उस पे ऊपर बड़ी चल रही है रिसर्च, तो सर आप इसको कैसा देखते हैं? ये बहुत बहुत इन एरिया, ये भी, ये मैंने आपको कोटिंग वाला जो काम किया बताया, ये वही है ना। मतलब एक मटेरियल जो है यस आपके पास, मतलब नॉर्मली दो मटेरियल है ना दुनिया के अंदर, या कोई या ब्रिटल होंगे या डक्टाइल होंगे या कंपोजिट्स होंगे। यस यस अब इनके अंदर अगर आपने मतलब ब्रिटल मटेरियल लेना है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, डक्टाइल मटेरियल है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको आपने इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। ये वो हॉट एरियाज है मटेरियल्स के कि इनकी दुनिया के अंदर कभी मतलब आपकी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आए दिन जो है वो, मतलब जो मटेरियल्स हैं वो, उनकी जो स्ट्रेंथ है या जो मतलब उनकी यस जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव की जा रही हैं आए दिन, ठीक है। यस तो ये मटेरियल वाला भी बहुत अच्छा एरिया है, अनटिल अनलेस कि आपको कमांड हो उसके ऊपर। ये मैं बार बार यस आपको कहूंगा, एरिया कोई भी चूज कर लें, एरिया अच्छा वही होता है जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सर, और आपसे इंटरेक्शन काफी देर बाद हुआ है तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैं। थैंक यू। जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, और बेटा मेरा ख्याल है कि किसी का क्वेश्चन नहीं है, हाथ नहीं उठ रहा जी। मोहसन गनी, अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है, आप जीआरई के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। मोहसन, मेरे ख्याल में मोहसन है। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक मुझे पूछे, हाथ खड़ा करें, मैं फिर उसको अनम्यूट करता हूँ, फिर उसके बाद वरना तो खत्म करते हैं इसको। ये तो सही है। जी बेटा, तो सही करो, अनम्यूट करो। जी तो सिर्फ अनम्यूट करो बेटा अपने। तो सिर्फ आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, तो सिर्फ। सर सबसे पहले तो मेरे पास आपकी काफी अमानतें थी। आबिद मदनी साहब, मोहम्मद अजहर अनवर और जुवेद सियालवी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर काफी साहब देर से को, डिले पड़ी हुई थी। अजहर साहब को मेरा भी सलाम कहिएगा। जी बेटा, आप ठीक पॉइंट हो है। गया सर। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर बेसिकली मेरे ना 3 सवाल हैं। पहला ये है कि हाउ टू स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर, कि हम यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर कैसे स्पेसिफाई करें। ओके, दूसरा। ठीक है। और दूसरा सर है कि जीआरई की तरफ हम कैसे तवज्जो दें। आईएल्टीएस के बारे में काफी सामान मिल जाता है और वो थोड़ा बहुत आइडिया भी है, पर जीआरई हमारे लिए एक न्यू टर्म है, तो इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है। ओके, तीसरा। और सर तीसरा सर सवाल ये है कि एचवीएसी में एआई रिलेटेड काम हो सकता है, और इसमें से बेसिकली एचवीएसी गुड है सब्जेक्ट या नहीं, इसमें रिसर्च होनी चाहिए करें या कोई और चूज कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करता हूँ। वसीम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो ना, तो ये आंसर सुनिएगा, आप भी, आपके लिए शायद ये फायदेमंद। यहाँ पे ना अब जो हम HVAC कहते हैं ना, HVAC में हम नॉर्मली, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कि हम एक वेपर कंप्रेशन साइकिल है या अब्जॉर्प्शन साइकिल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट की, इन्वर्टर लगा लिए या चिलर्स आ गए हमारे पास, यही हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि, मटेरियल, वसीम सुनना आप ये बात, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि लाइक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, आप उनको प्रेस करते हो ना तो उनके अंदर नेचुरली तौर पे ना उनके अंदर बिजली पैदा होती है, वो सेंसर्स के अंदर वो यूज होते हैं,
ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ना वो दुनिया में बड़े कम है। ठीक है। तौसीफ, ये आपका आंसर कर रहा हूँ मैं, ये आपके एचवीएसी के रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं समझना कि ये पता नहीं मैं किस मटेरियल की साइड पे निकल गया हूँ। ठीक है। अब जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को जब आप प्रेस करते हो ना तो उसके अंदर बिजली पैदा होती है। ठीक है। तो और जब आप उसको एक्सपेंड करते हो तो वो जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा फिर मूव करके अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आते हैं। ठीक है। तो उसमें ये लोग जो एचवीएसी के जो मौजूदा करंट टेक्नोलॉजी है ना, इसको वो चेंज करके ना अपडेट कर रहे हैं। लाइक वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर लेके जाते हैं, सॉफ्ट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल उनका कॉन्सेप्ट ये है, और ये रियल लाइफ रिसर्च हो रही है यहाँ पे इंडस्ट्री में, यहाँ पे बड़े फंडेड प्रोजेक्ट आते हैं इस चीज के ऊपर कि जब आप मतलब एक पीजो इलेक्ट्रिक की अगली टाइप है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, उसको जब आप टेम्परेचर देते हो ना, टेम्परेचर दे के उस मटेरियल के अंदर बिजली पैदा होती है। ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब जब वो आउटर सेल से इनर सेल की तरफ आता है या इनर से आउटर की तरफ जाता है, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ड्यूरिंग वो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उस दौरान में वो मतलब उसको इस तरीके से चैनलाइज करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। उस टेम्परेचर को फिर वो आगे एम्पलीफायर लगा के मजीद टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं वो, और उसको वो एचवीएसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वो पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल को यूज करके उसका जो इलेक्ट्रॉन्स की इनर आउटर जो ऑर्बिटल मूवमेंट है ना, नॉट ओनली कि उससे वो बिजली पैदा करते हैं बल्कि उसको एचवीएसी पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये एरिया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको करंट टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा एरिया ये। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एरिया कोई भी बुरा नहीं है, एरिया अच्छा है अनटिल कि आपको उसके ऊपर ग्रिप कितनी है उस एरिया। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हम यूनिवर्सिटी और उसको कैसे किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उसका तरीका जो है वो जैसे अब जो 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 लोग मास्टर कर रहे हैं उनके लिए तो फिर बड़ा आसान है कि वो लोग जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो अपने उसी एरिया के रिलेटेड प्रोफेसर ढूंढेंगे। लेकिन जैसे आप लोग बैचलर के स्टूडेंट हो तो आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो किस एरिया में रिलेटेड है। तो जो जो एरिया आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बनेगा ना वो आप उसी प्रोफेसर को ही आप ईमेल करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एचवीएसी के रिलेटेड अगर अपना प्रोजेक्ट किया है ना, या आपका एक्सपीरियंस एचवीएसी के रिलेटेड है, तो आप फिर पर्टिकुलरली आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी आर्ट वो अपना किसी प्रोफेसर को ईमेल कर दें कि जनाब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर काम करना चाह रहा हूँ। हाँ, अनटिल कि आपने वो एचवीएसी के अंदर जो जो हीट एक्सचेंजर है या उसका जो कंडेंसर है उसके ऊपर काम किया हुआ। ठीक है। मतलब उसके अंदर आप हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स के वाले रूल्स आप अप्लाई करेंगे सारे, तो उसमें फिर आप कह सकते हैं कि भी ये मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का एरिया है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली उसकी मशीनिंग के ऊपर काम किया है, उसकी रफनेस के ऊपर काम किया है, उसकी ब्रिटलनेस के ऊपर काम किया है, बेंडिंग के ऊपर काम किया है उसने आपने, तो फिर ये है कि फिर आप आपका वो जो एरिया है वो स्पेसिफिकली आपको वही प्रोफेसर ढूंढने पड़ेंगे जो सॉलिड मैकेनिक्स के रिलेटेड हो, फिर आप फ्लूइड की डोमेन में नहीं आ सकते। तो वो डिपेंड करेगा आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप किस तरीके से अपना जो है वो अपना वो कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो आपने पूछी है वो जीआरई के रिलेटेड है। जीआरई के रिलेटेड एक तो मेरा अपना सेमिनार पड़ा हुआ है मेरे सेशन के ऊपर जो मैंने 2017 स्टूडेंट्स के साथ किया था, अब वो सुन सकते हैं। दूसरा ये है कि जीआरई के लिए मतलब कोई मतलब इसका ये नहीं होता कि आप स्पेसिफिकली बैठ जाएं और तैयारी करें, वो सिर्फ मैथ की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। जो बैठने वाला सीन है। लेकिन जो दूसरे वाला सीन है कि उसके लिए पर्टिकुलर आपका जो इंग्लिश की तैयारी के लिए वो मतलब आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपनी अभी से न्यूयॉर्क टाइम या जो इनके जो न्यू यॉर्कर है ना, एक एक उनका जो न्यूज़पेपर है वो आप रीड करना शुरू करें और उसमें से अपनी वोकेबलरी बनाएं अपनी। ठीक है। तो मतलब जीआरई की जो है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो कम से कम 3 से 4 महीने ले जाता है आपकी प्रिपरेशन में ना। तो वो जो बच्चे अभी हैं अभी आप अपना एटलीस्ट वो अखबार पढ़नी शुरू करें और उधर से अपनी वोकैब शुरू करें। मैथ जो है वो नॉर्मली 1 महीने के अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप 160 से ऊपर ले जाए।
लेकिन इंग्लिश उसके अंदर तंग करती है आपको। ठीक है, तो वो जो जीआरई का मटेरियल है वो भी नेट के ऊपर, जैसे ग्रेक मैट है, ठीक है, उसके अलावा स्कॉलर डैन प्रोफाइल है, जो ग्रेग मैट है उसके ऊपर तो बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है ना, वो आप ग्रेग मैट से मतलब वो जाके उसको वो कर सकते हैं। फिर ईटीएस का अपना बड़ा मटेरियल है, पाकिस्तान का वो तलहा उमर है, वो बहुत ज्यादा जीआरई के ऊपर आपको बता रहा होता है चीजें। तो आप मतलब उन 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 रिसोर्सेज को एटलीस्ट, वो स्टार्टिंग मटेरियल के लिए बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, तो सीफ, तो आई होप के मतलब आपको आंसर आ गया होगा। अभी हमारे पास 3 मिनट है, उसके बाद मैंने खत्म कर देना है। तो उसके बाद ये मोहम्मद हमादुर रहमान है, मैं इसको मतलब इनको कर रहा हूँ। हमाद बेटा अपना माइक अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो आप। अच्छा, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद उसामा ने, कि जो कॉमन मिस्टेक्स है ना बेटा, वो ये होती हैं कि नॉर्मली हम एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एक सुपरवाइजर को ईमेल करते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी के हम 10 प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं, जो कि बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि इन प्रोफेसर्स का आपस में होता है कॉन्टैक्ट। तो ये सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि यार मुझे इस स्टूडेंट ने मेरा तो जीना आराम कर किया हुआ है, ये मुझे बार बार ईमेलें करता है। तो वो दूसरा प्रोफेसर कहता है वो ये तो मुझे भी ईमेलें कर रहा है। तो वो कह रहे, वो हंसते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार ये चंगा साइंटिस्ट आ गया जो एक ही टाइम में इसके मतलब चार चार एरियाज के अंदर इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो आपने ये नहीं दोहरानी कि मतलब आपने अगर एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को ईमेल करनी है ना, तो वो एक को ही करनी है, और आगे आपने उसका वेट करना है फिर देना आपने। ठीक है, उसका रिप्लाई है हाँ। आप 10 यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर लो, 10 यूनिवर्सिटीज के 10 प्रोफेसर को ईमेल कर लो, लेकिन एक टाइम में एक यूनिवर्सिटी की एक ही सुपरवाइजर को ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, बाकी तो आपको इंटरनेट से बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। जी बेटा, और कोई किसी का क्वेश्चन हो हाथ खड़ा करो, आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि बेटा आप लोग अभी अपना ना जीआरई और अपना आइल्स की चीज़ों के ऊपर अपनी फोकस स्टार्ट करो, और अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप अपना एम बना के ना इधर अमेरिका की ट्राई करो। अमेरिका बहुत वसाइल है, बहुत फंडिंग मौजूद है यहाँ पे। एक मरतबा आप जीआरई 300 क्रॉस करके ना, आपका इजीली इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाना है। मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट बैठो तो सही जीआरई के अंदर, एक मरतबा दो तो सही। लड़के बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बस अपने डर की वजह से वो बैठ नहीं पाते इसके अंदर। तो सीव जफर अनम्यूटेड। जी बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। जी बेटा करो, और किसी के बच्चे थैंक में। यू सर। सर जी जी। थैंक यू सर, बीच में जरा नेट ड्रॉप हो गया था, तो पहले वाला सवाल मुझे जरा समझ नहीं आया, काइंडली रिपीट कर दें, या फिर ये आप मोहसिन को वीडियो दे दीजिएगा रिकॉर्डिंग। चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता दिया। अभी वैसे 1 मिनट रह गया, एक ठीक है। मिनट पे वो एक्सप्लेन भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक तो यू सर। मेरा आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब कोई भी है वो मतलब मेरा पैगाम ये है कि यार ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ना रखिएगा, इसको लोगों तक भी पहुंचाए, आगे सारे लोगों को फराख दिली से बांटे। कोई पता नहीं है कि आपके वसीले से किसी का रिस्क बच जाए, सारी उम्र आपको दुआएं देगा। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल मतलब चीज़ें छुपाया ना करें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर करें आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अमेरिका के रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई चीज़ आपने करवानी हो,